हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो आज बच्चों हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो यही पेपर आने वाला है और ज्यादातर इसी पीडीएफ से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू, देखते हैं आगे किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर पहला हमारा जो प्रश्न आता है, ठीक है, जैसे कि चैप्टर है जो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर का आपका जो प्रश्न है कि क्या, कहां, क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर क्या कौन देता है? भूगोल देता है। कौन देता है बच्चों? भूगोल। या अथवा में आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। कौन सा विषय है बच्चों? जो भूगोल है एक वैज्ञानिक विषय है, ये कैसे हम कह सकते हैं? तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं, जैसे क्या, कहां और क्यों। इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि सपोज करो ये मैंने एक लिया माउंटेन, आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन जब पहले सबसे पहले जब इस चीज को देखा गया होगा तो सबसे पहले तो शब्द हमारे जहन में क्या आएगा कि ये क्या है। जब मैं कोई डायग्राम आपसे बनाऊंगा तो आपसे जहन में तो यही आएगा ना, आखिर ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये माउंटेन्स है। ठीक है, यानी किसी भी किसको बच्चों, जैसे संस्कृति को, किसको बच्चों? जैसे कि संस्कृति यहां दे रखा है ना बच्चों, कुछ ऐसे प्रश्न पाए जाते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होती है? पहचान करती है। उसे हम क्या प्रश्न का क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक, प्राकृतिक का मतलब कोई पहाड़ हो गया, तो मुझे पहले नहीं पता था, जब मैंने इसका जवाब ढूंढा, हाँ भाई ये क्या है? माउंटेन है। ये क्या है? पहाड़ है। तो मैंने वो प्राकृतिक हो गया। सांस्कृतिक में अगर बात की जाए, आप जैसे बोडो जनजाति हो गई, ठीक है ना, ये बहुत सारे यहाँ, जैसे अगर पूर्वी भारत में अगर देखा जाए बहुत सारी संस्कृतियां मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन वहां जाएंगे तो हम सबसे पहले तो यही जहन में आएगा ना, आखिर ये क्या है। तो मतलब क्या बोल रखा है बच्चों कि क्या है? कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होता है, और इसका उत्तर हम किसमें देते हैं? क्या में देते हैं। किसमें देते हैं बच्चों? क्या में। दूसरा आता है कहां। अब मैंने आपसे बोला ये पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ का विस्तार कितना है? कहां तक ये पहाड़ फैला हुआ है? ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है बच्चों, वो हम किसमें देते हैं? कहां में देते हैं ना। ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? वितरण या फैलाव। अगर कोई संस्कृति देखते हैं तो हम पहले तो यही बोलते हैं भाई ये संस्कृति कहां मनाई जा रही है। अगर मैंने आप लोगों से बोला गरबा, तो गरबा कहां मनाया जाता है? भाई गुजरात में मनाया जाता है। छठ पूजा कहां मनाई जाती है? हमारे बिहार में मनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये संस्कृति है ना, कहां शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला कि छठ पूजा कहां मनाई जाती है, तो क्या बताओगे आप? बिहार में, है ना। तो क्या बोल रखा है बच्चों? कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्या होता है? भौतिक और सांस्कृतिक वितरण को बताता है कि उसका विस्तार कहां तक है। क्या है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम किसमें ढूंढते हैं? कहां में ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों। जो तीसरा आता है बच्चों, तीसरा आता है क्यों। अगर जैसे मैंने बात करी कि कोई पहाड़ है, ठीक है ना, या मैंने बात करा ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ज्वालामुखी है। तो क्यों है ज्वालामुखी? हम इसे क्यों ज्वालामुखी कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पृथ्वी का जो मैग्मा है वो क्या होता है? भूतल पर आता है। ठीक है ना, क्या करता है बच्चों? भूतल पर आता है ना। तो क्या वो लगा है, यानी ऐसे प्रश्न, इसको तीसरे वर्ग की व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य का कारण बताता है। इन दोनों के बीच क्या बताता है? इसको कारण बताता है कि आखिर ये है क्यों, क्यों जुड़ा हुआ है, जो हम क्या कहते हैं? क्यों उत्तर देते हैं। भूगोल के प्रश्नों का ये तीसरा वर्ग है। इसे एक वैज्ञानिक स्वरूप माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? एक वैज्ञानिक स्वरूप माना जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों कि आखिर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, भूगोल की मुख्य शाखाएं। तो बच्चों पहला आता है जैसे कि भू आकृतिक विज्ञान।
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के भू लक्षण, जैसे कि हम महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का अध्ययन करते हैं, पठारों का अध्ययन करते हैं, मैदानों का, नदियों का। हाँ, मैंने ये पढ़ाया ना आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को भौतिक भूगोल पढ़ाया, आपने इंडिया वाली बुक में मैंने आपको पढ़ाया, वर्ल्ड में भी पढ़ाया, मैंने आपको पठार पढ़ाया, अभी मैप वाली वीडियो मैंने डाली है, पठार पढ़ाया, मैदान पढ़ाया, नदियों के बारे में पढ़ाया। तो ये किसका पार्ट है बच्चों, भौतिक भूगोल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, भौतिक भूगोल का पार्ट है। दूसरा क्या आता है बच्चों, जलवायु विज्ञान, यानी भौतिक भूगोल में हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, हम वर्षा के बारे में पढ़ते हैं, बारिश के बारे में, हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको पता होगा सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है, गुजरात में, गुजरात के जैसलमेर में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, मतलब मेघालय के चेरापूंजी में, चेरापूंजी के मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बारे में आपको कैसे पता चला, जब आपने ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल पढ़ा। तो जलवायु विज्ञान, इसमें जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा आता है बच्चों जल विज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, महासागरों, नदियों, झीलों यानी हिमानियों, जलवाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन क्या करते हैं, ठीक है बच्चों। और चौथा आता है मृदा भूगोल। कौन सा आता है बच्चों, मृदा भूगोल। इसमें क्या करते हैं, मृदा के निर्माण की क्या करते हैं, प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, और कि मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, और इसके साथ साथ कौन सी मृदा यानी मृदा की कौन सा प्रकार क्या होता है, सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, और इनका फैलाव किस प्रकार से है। इन सब चीजों का अध्ययन हम किसका करते हैं, मृदा भूगोल में करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है, भारत के उत्तरी भारत मैदान में। क्यों भाई, ये सबसे उपजाऊ मृदा है। क्या है बच्चों, सबसे उत्तर भारत की, या सबसे ज्यादा, बहुत सारी मृदा होती है, काली मृदा, रेगल मृदा, ठीक है ना, लेटराइट मृदा, पीली और लाल मृदा, लेकिन सबसे ज्यादा मृदा कौन सी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मृदा। तो इसको जब आपने मृदा भूगोल के बारे में पढ़ा, तभी तो आप लोगों को पता चला ना इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्न है कि जो ये 25 है बच्चों, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी उपशाखाएं आती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहां एक चीज समझ लेना, जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, एक होता है भौतिक भूगोल, और दूसरा होता है बच्चों मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, भूगोल होते हैं। भौतिक भूगोल में हम पहाड़, पर्वत, झरने, इन सब का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मानव कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप करता है, मानव समाज का अध्ययन किया जाता है ना, मानव कहाँ रहता है, ग्रामीण भूगोल होता है, नगरीय भूगोल होता है, जनसंख्या भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल होता है, राजनीतिक भूगोल होता है, सामाजिक भूगोल होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये मानव भूगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, मानव भूगोल से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये रहा सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, मानव भूगोल के ही शाखाएं होती है, ठीक है। किसकी है, मानव भूगोल की। और बच्चों एक चीज याद ना, हम लोग जो 11वीं क्लास में 11वीं क्लास में आप लोगों को भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ रहा है। जब आप 12th क्लास में आओगे, 12th क्लास में आपको इन सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, भारत के सापेक्ष में और विश्व के सापेक्ष में, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोगों की ज्योग्राफी जो है बनाई गई है, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, कि हमें भूगोल के विषय में आखिर अध्ययन क्यों करना चाहिए, हम भूगोल पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका मोटिव क्या है। तो बच्चों देखो, हम जब भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल के अध्ययन से क्या होता है, हम मानव समाज के बारे में जो विभिन्नता पाई जाती है मानव समाज में, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं, ठीक है, बहुत सारी जनजातियां हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग है, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, पूर्वी भारत की संस्कृति अलग है। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, जब आपने भूगोल पढ़ा। तो भूगोल से हमें क्या होता है बच्चों, हम मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को आसानी से समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, विश्व में शांति और भाईचारे की भावना क्या करती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। विश्व स्तर पर क्या होता है, भाईचारा
जो काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ना क्या है, चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरा, हम भूपृष्ठ पर जो विविधताएं होती है ना, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई स्थान है, समय है ना बच्चों, ये विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली बार आप लोगों को एक बात समझाई थी कि इंडिया वाली जब बुक कराया था मैंने, आप लोगों को ये वाली बात बताई थी मैंने कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय में कितना 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। कितने घंटे का अंतर देखा जाता है बच्चों? 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 30 डिग्री पर है और 1 डिग्री कितना मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने के लिए कितना 4 मिनट का समय लगता है। तो इधर कितना हुआ 30 × 4 120 मिनट। ठीक है, ठीक 120 मिनट का समय लगता है, यानी 2 घंटे का समय। लेकिन इसके बारे में मुझे कैसे पता लगा? जब मैंने क्या पढ़ा बच्चों? भूगोल पढ़ा। तो भूगोल से हम किसी स्थान के बारे में पता लगा सकते हैं और यानी समय के बारे में हम पता लगा सकते हैं। भूगोल हमें ये योग्यता देता है। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों? भूगोल क्या करता है? मानचित्र के द्वारा हम वास्तविक पृथ्वी को समझ सकते हैं, यानी मैप के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपनी पृथ्वी जो होती है ना, उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे हमने रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करी थी कि प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लेकिन हमने कैसे पता किया? जब हमने भूगोल को पढ़ा। ठीक है ना। इसके साथ साथ भूगोल क्या है बच्चों? आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे हम जीआईएस कहते हैं, संगणक, मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी और दूर समय यानी रिमोट सेंसिंग क्या करता है? ये तकनीक उपलब्ध कौन करवाता है? हमें भूगोल उपलब्ध करवाता है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ क्या होता है? इससे विश्व व्यापार वाणिज्य में काफी ज्यादा, हम जब भूगोल का अध्ययन करेंगे तभी तो हम व्यापार कर सकते हैं ना बच्चों। आपने देखा होगा जब हमने हमारे जो भारत की जो तट रेखा है, ठीक है, ये तट रेखा है, ठीक है, तो तट रेखा हमारी काफी अच्छी है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे क्या है बच्चों? पत्तनों का विकास हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? जब हमने क्या पढ़ा बच्चों? भूगोल को पढ़ा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रमबद्ध मतलब होता है व्यवस्थित। यह आपसे पूछ सकता है भूगोल के 2 उपागम बताइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से, एक तरीके से। और प्रादेशिक मतलब क्या होता है? क्षेत्र या क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें देखते हैं, देखो बच्चों, पहला क्या है? क्रमबद्ध भूगोल का क्या होता है? दृष्टिकोण क्या होता है? वो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन या हमबोल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कहने का मतलब क्या है? यानी क्रमबद्ध जो भूगोल है ना, ये जर्मन के एक विद्वान थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन, और हमबोल्ड ने क्रमबद्ध भूगोल क्या किया था बच्चों? दिया था। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है? विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट भौगोलिक तत्व, ठीक है, यानी विशिष्ट का मतलब कोई पहाड़ हो सकता है, तो इसके बारे में क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस वाइज इस पहाड़ के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। क्रमबद्ध विधि में क्या होता है? किसी क्षेत्र का जो समकालीन यानी इंटीग्रेटेड जो पार्ट होता है ना, वो क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आंतरिक और बाहरी सभी भाग को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? राजनीतिक इकाइयों पर। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ठीक है, ये अध्ययन खोज तथ्यों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, खोजता है और प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में हम एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के जैसे उप प्रकार होते हैं ना बच्चों, क्षेत्र होते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो उसका अध्ययन करना हमारा क्रमबद्ध भूगोल में आता है। अब प्रादेशिक भूगोल, हमें वर्ड से समझ में आ रहा है। प्रादेशिक का मतलब क्या है? कोई प्रदेश हो सकता है। प्रादेशिक का मतलब क्या है बच्चों? कोई प्रदेश हो सकता है। यानी क्षेत्रीय भूगोल क्या है? दृष्टिकोण क्या है? एक जर्मन भूगोलवेत्ता, किसने दिया था? यानी कार्ल रिटर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? क्षेत्रीय भूगोल के जो ये बात है, ये कार्ल रिटर ने दिया था, जो क्या थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है? किसी प्रदेश का जो भौगोलिक तत्व एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि क्या होती है? एकांकीय होती है। क्या होती है?
एक ही होती है। और ये विधि क्या होती है, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। किस पे होती है, ये राजनीतिक इकाई पर आधारित होती है और ये भौगोलिक इकाई पर क्या होती है, आधारित होती है। और क्या होता है बच्चों, ये विधि क्या है, किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच संबंधों को दर्शाता है। किसी क्षेत्र में वातावरण कौन सा है और वहां के लोगों के बीच संबंध क्या है, उसको क्या करता है, दर्शाता है। यह अध्ययन प्रदेशों के सीमांकन किया जाता है, इस प्रादेशिकरण भी कहा जाता है। ये प्रदेशों को क्या करता है, सीमांकित कर देता है। सीमांकित का मतलब क्या, बॉर्डर्स टाइप सा, ठीक है। बहुत सारे जंगलों में ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी जाती हैं, यानी हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में कौन कौन सी संभावनाएं दी गई थी। जैसे कि सबसे पहले संकल्पना आई थी निहारिका परिकल्पना, ठीक है बच्चों। मैंने कल जो सैंपल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो निहारिका परिकल्पना पहले तो याद ना इमैनुअल कांट ने दी थी। किसने दी थी बच्चों, इमैनुअल कांट ने दी थी। उन्होंने कहा कि भैया जो ग्रहों का निर्माण हुआ है ये क्या हुआ, घूमते हुए बादल से हुआ है। किससे हुआ बच्चों, घूमते हुए बादलों से क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। जिसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाता था, मैंने आपको बताया था, बीच वाले भाग को नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नेबुला, ठीक है। तो ये निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी। दूसरा लाप्लेस ने, तो लाप्लेस ने क्या किया, इस परिकल्पना में थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग में क्या हुआ बच्चों, बढ़ जाने से नेबुला क्या हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। जो बादल था ना बच्चों, ये क्या हो गया, और ज्यादा क्या होने लग गया, संकुचित या छोटा होने लगा था, ठीक है। और उसका बाहरी भाग क्या हुआ, छल्लों के रूप में बाहर निकला, और यही भाग क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण लिया। तीसरा है चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने तो अलग ही विचारधारा दे दी भाई। अब इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो इन्होंने बोला सूर्य से एक अन्य तारा जो था वो गया, और सूर्य का जो कुछ भाग था ना बच्चों, इसका कुछ भाग शिगार के रूप में क्या हुआ, बाहर निकला, और यही भाग धीरे धीरे छोटे छोटे क्या हुआ, ग्रहों में बदल गया। यही क्या हुआ बच्चों, ग्रहों में बदल गया। ये कहा था चैम्बरलेन और मोल्टन ने। ये देखो लिख रखा है ना, चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण बच्चों सूर्य की सतह शिगार के रूप में, कौन सी शिकार के रूप में क्या हो गए, टुकड़े अलग हो गए, और कालांतर में या भविष्य में यही टुकड़े क्या बने बच्चों, ग्रहों का निर्माण हुआ। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है, इसने मुझे लगता है कि थोड़ा जेन्युइन बात कही है। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा एक अलग बात है, ठीक है। मैं ये बात नहीं कह रहा बच्चों विद्वान है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि इन्होंने केवल इतना सिद्धांत देने के लिए सोचो कितनी ज्यादा मेहनत की होगी इन लोगों ने। तो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं इनकी बात कहीं ना कहीं सच जरूर होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अब ग्रहों के निर्माण की अवस्थाएं क्या थी। तो देखो बच्चों ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। किससे हुआ बच्चों, तारों से हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, आरंभ में किसका निर्माण हुआ था, क्रोड का निर्माण हुआ था, जिसके चारों ओर गैसों और धूलकण के चक्कर लगती थी और एक तस्ती विकसित हो गई थी। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये बादल था, ठीक है, और क्या हुआ, ये बीच में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी की सारी गैसें जो थी ना बच्चों, वो एक जगह एकत्र होने लग गई, और इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ बच्चों, हमारे क्रोड का। देख रहे हो किसका निर्माण हुआ बच्चों, हमारे क्रोड का निर्माण हुआ था। और इसी प्रकार से आरंभ में जो हमारी पृथ्वी भी थी ना बच्चों, वो पूरी की पूरी क्या हुई थी, जलता हुआ लावा थी, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जो गैसीय बादल संघनित होकर क्या हुआ, क्रोड के आसपास मैंने बताया ना छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुए, जिन्हें ग्रहणु कहते हैं। क्या कहते हैं, और बाद में बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहणु और ज्यादा पास आ गए। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से क्या हुआ, क्रोड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से छोटे छोटे अन्य क्या हुए, क्रोड का निर्माण हुआ या ग्रहणु का निर्माण हुआ, और इस तरीके से एक क्या बना, हमारा ग्रह बन गया। क्या बन गया बच्चों, ग्रह, है ना। तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था थी जिसमें क्या हुआ था, पिंड धारण हुए, और इस प्रकार से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया था, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि आंतरिक ग्रह और ग्रह
जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और बाहरी यानी जोवियन ग्रह के बीच आखिर अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले देखना कि ये देखो, ये हमारा कौन सा है बच्चों, यहाँ एक सूर्य है, ये सूर्य है, फिर आता है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, मंगल, और फिर आपका आ जाएगा शनि, अरुण, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इस टाइप से है। देखो बच्चों, ये आपको 4 ग्रह दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाले। तो जो ये 4 ग्रह है ना बच्चों, इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक ग्रह। इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और इसे कहा जाता है बाहरी ग्रह। क्या कहा जाता है बच्चों? बाहरी ग्रह। ठीक है, ये समझना बच्चों, ये क्या है, इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह और इसे कहा जाता है बाहरी ग्रह। अब यहीं से देखो, अंतर देख लेना, ये ग्रह क्या है बच्चों? सूर्य के पास है, तो आप बताओगे आंतरिक ग्रह क्या है बच्चों? सूर्य के पास है। दूसरा बताओगे इन पर जीवन संभव है। क्या है बच्चों? जीवन संभव है। तीसरा आप बताओगे सौर पवन के कारण हीलियम और हाइड्रोजन गैस यहां क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। चौथा बताओगे इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? ठोस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, यहां तापमान न्यूनतम है, ठीक है, मानव निवास के लिए ठीक है। ठीक है, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अगर ये वाला देखा जाए, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा जैसे मैंने बनाया था, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इस टाइप से बता दिया। ये वाले इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह, या इन्हें कहा जाता है बच्चों जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है? इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के किरणें यहां पहुंच नहीं पाती है, ठंड ज्यादा होती है। इनका निर्माण किससे हुआ है? गैसों से हुआ है। इस पर जीवन संभव नहीं है, इस पर जीवन संभव नहीं है। तो देखो, यही लिख रखा है ना बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रहों में क्या होता है? बेल्ट और सूरज के क्या है? बीच पाए जाते हैं। जब बल्कि बाहरी ग्रह क्या होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाहरी ग्रह हैं, और इन्हें क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के क्या होता है? बाद, यानी क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं आप लोगों को, यानी एक जो ये होता है ना बच्चों, यहां जो ग्रह होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये ग्रह दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो यहां ना बहुत छोटे छोटे क्या है बच्चों? ग्रह हैं इस तरीके से, और एक बेल्ट के समान है। किसके समान है बच्चों? ये बेल्ट के समान है। तो इन्हें ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो चलो, इसके साथ साथ क्या बोला बच्चों कि इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रहों को क्या, जो पार्थिव ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। इनका आकार छोटा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है। आंतरिक ग्रह गर्म होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? गर्म होते हैं, सूर्य के प्रभाव के पास होते हैं। इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। आकार में बड़े होते हैं, कम घनत्व होता है, गैसीय अवस्था में यानी गैसों से बने हुए हैं। और बाहरी ग्रह क्या है? ठंडे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि ब्रह्मांड के विस्तार यानी बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में ये किसने कहा था? यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे? ठीक है, तो इसके बारे में जो जानकारी हमें दी थी बच्चों, वो दी थी एडविन हब्बल ने। ठीक है, एडविन हब्बल जो थे, ये बिग बैंग का सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत दिया था बच्चों 1920 में। कब दिया था? 1920 में ये सिद्धांत दिया था। अब उन्होंने जानते क्या बोला? यानी एडविन हब्बल ने ये बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक छोटे से परमाणु के कण के समान था। किसके समान था? एक छोटे से परमाणु। लिखा है ना एडविन हब्बल के द्वारा दिया। इनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाशगंगा आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे में आएगा, जैसे देखो, पहला इन्होंने ये बोला, देखो लिख रखा है ना कि आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वो समस्त पदार्थ एकांकीय परमाणु के रूप में क्या थे जिनका आयतन बहुत ज्यादा सूक्ष्म था। देखो क्या था कि समझा देता हूं। देखो ये है और ये था। ठीक है, ये एक छोटा सा कण है जिसका क्या था? आयतन बहुत सूक्ष्म था। क्या था बच्चों? आयतन क्या था? बहुत ज्यादा सूक्ष्म था।
ठीक है, इसका आयतन बहुत ज्यादा सूक्ष्म था, लेकिन घनत्व और तापमान बहुत ज्यादा था। क्या था बच्चों? इसका जो घनत्व, क्या मैंने बताया, यानी घनत्व और तापमान, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा था। और ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, इसमें एक बड़ा सा क्या हुआ, विस्फोट हुआ। आपको पता है कोई भी चीज जब विस्फोट होगी ना, उसका क्षेत्रफल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो क्या हो गया, इसका जो यानी ये फटा, इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर हमारा क्या हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यानी इस तरीके से क्या हो गया, ये फैल गया। ठीक है, ठीक, इस तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। और ये कहा जाता है कि आज भी ये थ्योरी चल रही है, आज भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है बच्चों, विस्तार होता जा रहा है। अब तुम लगा सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है ना। एक एग्जांपल देता हूं, सटीक तो नहीं होगा, फिर भी तुम्हें बता देता हूं नॉर्मल सा, कि अगर भविष्य में कोई एक ऐसी रॉकेट बनाई जाए जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 300 किलोमीटर चले ना वो, तो भी अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी को लगभग, अगर पूरे ब्रह्मांड को अगर नापने में हमें लगता है 25 से 30 लाख साल लग जाएंगे। ठीक है, अंत तक पहुंचने में 25 से 30 लाख साल लग जाएंगे। आप समझ सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये कहा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। और इस टाइम ये जो सिद्धांत, यानी ये जो बिग बैंग की थ्योरी हुई थी, आज से करीबन कितनी हुई थी बच्चों, जैसे कि 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग का सिद्धांत हुआ था। और जो टेम्परेचर 4500 केल्विन क्या हो गया था, घट गया था। ठीक है, देखो तो यही लिख रखा है कि जैसे क्या हुआ था, परमाणु की अत्यधिक ऊर्जा संचित होने के कारण क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक कम हो गया था, और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ था। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब था आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि होना। अरे कभी गुब्बारा देख लेना, गुब्बारे के ऊपर कभी डॉट डाल के देखना, और जब गुब्बारे को फुलाओगे तो डॉट जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गुब्बारे के समान हमारा ब्रह्मांड था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भूकंप आखिर है क्या, और उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र पर चर्चा कीजिए, और इसके क्या परिणाम होते हैं, और तीव्रता कैसे मापी जाती है। अरे बाबा रे, सारा क्वेश्चन लगता है कि क्वेश्चन में आ गया है ना। चलो देख रहे हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि भूकंप का साधारण सा मतलब क्या होता है, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली कंपन। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, भूकंप कहलाता है। और जैसे भूकंप में उद्गम केंद्र होता है, जैसे फोकस, ठीक है ना, यानी वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना। और सतह पर स्थित यह बिंदु ऊर्जा के उद्गम केंद्र के लंबवत होता है। ठीक है ना। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है बच्चों, पृथ्वी है। तो पृथ्वी से सपोज करो यहां से क्या हुई, मतलब जो तरंगे उत्पन्न हो गए, तो यहां से तो ये वाला भाग कहलाएगा उद्गम केंद्र। क्या कहलाएगा बच्चों, जैसे ये कहलाएगा उद्गम केंद्र। ठीक है, ये कहलाएगा उद्गम केंद्र, और ये तरंग जहां सबसे पहले पहुंचेंगे इसे कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र या अधिकेंद्र लिख रखा है ना बच्चों। हाँ, तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं, जो अपने समतल होता है, ठीक है, समानांतर होता है। ठीक है, तो वही बोल रखा है। देखो बच्चों, क्या बोल रखा है कि यानी अचानक डिस्ट्रैक्ट प्रारंभ में पृथ्वी के कंपन होने से भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र जहां फोकस वह स्थान होता है जहां से ऊर्जा सबसे पहले निकलती है, और उससे भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती है, जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, उद्गम केंद्र के लंबवत होता है अधिकेंद्र। ठीक है, और ये तरंगों को अनुभव करने वाला पहला बिंदु होता है, यानी जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ और जहां ये सबसे पहले पहुंचेगा ना, उसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, अब भूकंप को किसमें मापा जाता है बच्चों, तो इसकी रिक्टर स्केल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है बच्चों, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और तीव्रता ये मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है। इसे भूकंप से हुई क्षति के बारे में आकलन किया
जा सकता है। उसकी तीव्रता जो है ना वो मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है। और भूकंप जो होता है बच्चों वो 1 से लेकर 10 के बीच में होता है, इसके बीच में। अब 8-9 आ गया तो काफी ज्यादा विनाशकारी क्या होता है, ये भूकंप होता है। ठीक है, इस टाइप से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर कालडेरा क्या होता है। तो कालडेरा के बारे में अगर बात की जाए, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कालडेरा। अब आखिर कालडेरा का मतलब क्या होता है। तो कालडेरा क्या होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, ज्वालामुखी का प्रकार ही होता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर कोई ज्वालामुखी होता है ना तो उससे जो मैग्मा यानी लावा जब बाहर निकलता है तो एक फव्वारे के टाइप से निकलता है ना। लेकिन कालडेरा में ऐसा नहीं होता। कालडेरा में क्या होता है कि जब ये फटता है ना तो ये पूरा पूरा अपना मुंह ही फाड़ लेता है। ठीक है, और एक बड़ा सा क्या होता है, इसके फटने से क्या होता है, एक बड़ा सा क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कालडेरा कहा जाता है, या इसे बड़ी कड़ाही कहा जाता है। देखो क्या लिख रखा है, कालडेरा। ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं ना तो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय ये क्या करते हैं, उभरे हुए भाग में विस्फोट से उड़ा देते हैं। वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसे कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कालडेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों में आखिर डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, प्राथमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट होता है, देख लो। ठीक है, अब प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे है क्या बच्चों। तो पहला देखो, प्राथमिक यानी पी तरंगे जो है वो तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचती है। जमीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे कौन सी होती है, पी तरंगे। पी तरंगे क्या होती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती है। किस तरीके की होती है, ध्वनि तरंगों की तरह। और याद ना, पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। पी तरंगों में क्या होता है, कंपन की दिशा उत्पन्न करने वाले समानांतर होता है ना बच्चों। और इसके साथ साथ ठीक है, जो पी तरंगे ये शैलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण चट्टानों को ये तोड़फोड़ देती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में, इसके साथ साथ अब बात करते हैं एस तरंगे। तो कॉमन सी बात है, एस को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, यानी द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। ये धरातल पर क्या होता है, पी तरंगों के बाद पहुंचती है, पी तरंगों के बाद। और ये केवल ठोस माध्यमों में ही चल सकती है। किसमें चल सकती है, केवल ठोस माध्यमों में। और ये सागरीय तरंगों की तरह होती है। किसकी तरह होती है बच्चों, सागरीय तरंगों की तरह होती है। एस तरंगों में क्या होता है, कंपन की दिशा के समानांतर होती है और ये शैलों में क्या करती है, उभार या गड्ढा गर्त उत्पन्न करती है। और एक चीज और याद रखना बच्चों, जैसे कि अगर जैसे बात की जाए, ठीक है, तो यहां मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया पी और इसको नाम दे दिया एस। पी तरंग और एस तरंग, बीच का भाग क्या होता है, क्रोड, फिर क्या होता है, मैटर। यानी यहां से जब कोई तरंग उत्पन्न होगी तो यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, इसके यहां तक की इनफैक्ट इसके अंदर से भी चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी। लेकिन एस तरंगों में क्या होगा, एस तरंग केवल ठोस माध्यमों में चल सकती है। तो यहां से उत्पन्न होगी तो यहां जाएगी, यहां, 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 बस यहीं तक रह जाएगी, यहां नहीं जाएगी। तो जहां यानी जिन क्षेत्रों में क्या होती है, ये भूकंपीय तरंगे जो है नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस वाले क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक है, इसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। चलो आगे बात करते हैं। अब जब भूकंप आता है तो आखिर भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। तो भूकंप आता है तो जमीन हिलने लग जाती है, यहां तक कि आदमी भी हिलने लग जाएगा। तो भूकंप हिलने लग जाता है, धरातलीय विसंगतियां होती है, भूस्खलन हो जाता है, मृदा द्रवण, मृदा की ऊपरी जो परत होती है वो खत्म हो जाती है, धरातलीय विस्थापन हो जाता है, हिमालय सबसे अच्छा उदाहरण है, और हिमस्खलन हो जाता है, यानी बर्फ, जो पहाड़ों की जो बर्फ है ना वो नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है बच्चों, और बांध और तटबंध क्या होते हैं, इससे टूट जाते हैं, घर के सामान गिर जाते हैं, आग लग जाती है। ये सारे भूकंप के क्या होते हैं बच्चों, प्रभाव होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि भूकंप के प्रमुख प्रकारों की विश्लेषण कीजिए। भूकंप के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो भूकंप के प्रभाव होते हैं बच्चों, भूकंप से आएगा 2 क्वेश्चन आएगा आप लोगों से कंफर्म है। तो पहला आता है विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा आते हैं। ये भूकंप ये क्या होता है बच्चों, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से आता है। सपोज करो ये 2 चट्टाने हैं, अगर ये बीच में से क्या होगा, ये इधर चली गई, इधर चली गई, यानी जब 2 चट्टाने सरक जाती हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले भूकंप को हम कहते हैं विवर्तनिकी भूकंप।
क्या कहते हैं बच्चों? विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या होते हैं? ये सक्रिय भूकंप द्वारा, यानी जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ना, ये उनसे क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जिन क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ये उन क्षेत्रों में क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहां हो गया आप लोगों का? बैरन द्वीप, ठीक है। यहाँ इस प्रकार के ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होता है? ज्यादा खुदाई करने के कारण कभी कभी क्या होता है, जो भूमि की जो छत होती है ना, वो दह जाती है। सपोज करो ये सड़क है, अब बीच में क्या हो गया? घुस गया, यानी क्या हो गया? सड़क गिर गई। तो इस तरीके से आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे नियात भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नियात भूकंप कहा जाता है। ज्यादा विनाशकारी नहीं होता, हल्के इससे प्रभाव आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों विस्फोट भूकंप। क्या आता है? विस्फोट। कभी कभी क्या होता है, जो परमाणु बम हो गए बच्चों, या रासायनिक विस्फोट किया था ना, या परमाणु बम का, जैसे राजस्थान के पोखरण में कभी कभी वहां जब विस्फोट किया जाता है तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जैसे रासायनिक या क्या कहते हैं? परमाणु भूकंप कहा जाता है। और बांध जनित तो पता ही है, बांध जनित भूकंप क्या होते हैं? कभी कभी जो बांध होता है जब टूट जाता है, ठीक है ना बच्चों, बांध बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं ना, तो बांध जनित भूकंप कहा जाता है। उदाहरण के लिए माना जाता है जैसे लातूर में भूकंप नदी पर बांध बनने से आया था। मतलब लातूर एक जगह है बच्चों, शायद आई थिंक महाराष्ट्र में है। तो लातूर में क्या हुआ था, जो भूकंप है ना, वो नदी के टूटने से, यानी नदी जो बांध था वो टूट गया था, जिसके कारण भूकंप आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के प्राप्त करने के स्रोत। यानी जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है बच्चों? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परपट्टी। क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है परपट्टी, ठीक है। दूसरी जो लेयर आती है, तो ये वाली लेयर आती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। पागल नहीं होता इसका मतलब। तो ये होता है, क्या होता है? मेंटल, ठीक है। और जो तीसरी लेयर आती है ये वाली, इसे क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं बच्चों? इसे, इस भाग को कहा जाता है क्रोड। और क्रोड जो है वो दो भागों में है, ठीक है। कौन कौन सा है बच्चों? इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, और एक होता है बाह्य क्रोड। जो ये वाला भाग होता है ना बच्चों, ये आंतरिक होता है, और ये क्या होता है? बाहरी होता है। बाहरी क्रोड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। और आंतरिक क्रोड क्या है बच्चों? ठोस अवस्था में होता है। तो जो मैं आपको इतनी सारी जानकारी बता रहा हूं, आखिर मुझे पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी कैसे पता लगी? तो इसका पहला जो स्रोत है, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष स्रोत की, तो पृथ्वी की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पहला आता है ज्वालामुखी। क्या आता है बच्चों? ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है ना बच्चों, वो पृथ्वी के केंद्र से क्या होता है? जुड़ा होता है। पूरा पूरा क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से जुड़ा होता है। तो ज्वालामुखी ये हमारा क्या है? पृथ्वी की आंतरिक गहराई का एक प्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा आता है बच्चों खनन, ठीक है। यानी हम खोदकर क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। और आज तक पृथ्वी के अंदर केवल 12 किलोमीटर तक ही खोदा जा चुका है। केवल 12 किलोमीटर। कहां खोदा गया था? आर्कटिक ओशन में खोदा गया था, ठीक है ना, रूस के द्वारा खोजा गया था। केवल 12 किलोमीटर जा पाया था, उसके बाद मशीनें गलने शुरू हो गई थी, ठीक है। दूसरा आता है जब आप बच्चे, फिर आता है, ये तो हमारा प्रत्यक्ष हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। अब अप्रत्यक्ष में क्या आता है? यानी अप्रत्यक्ष में आता क्या है बच्चों? कि जैसे कि दाब, जब हम पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है घनत्व, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा बच्चों। वहां का क्या होगा? घनत्व, यानी दिक्कत होगी, ठीक है। और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान क्या होगा बच्चों? ये भी बढ़ेगा। जो तापमान होगा ना बच्चों, वो भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो ये तापमान जो है ना, तापमान, तो तापमान भी क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। और ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष स्रोत भी है और अप्रत्यक्ष स्रोत भी है, कि ज्वालामुखी आप पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते, वहां सब मर जाओगे, ठीक है। तो ये है प्रत्यक्ष, और ये क्या होता है बच्चों? अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। और तीसरा जो स्रोत होता है हमारा भूकंपीय तरंगे, यानी प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, ये भी हमें भूगर्भ की जानकारी के स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर ज्वालामुखी
के प्रकार कितने होते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो ज्वालामुखी जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों कौन सा होता है, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना, ये मतलब क्या होता है, इनमें विस्फोटक और उद्भेदन होता रहता है। ठीक है, और इसका मुंह जो होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, खुला रहता है। जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, काफी लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता, ठीक है, लेकिन संभावना बनी रहती है जब ये फटता है तो काफी ज्यादा विनाशकारी होता है, जन और धन की काफी ज्यादा इससे क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तीसरा आता है विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, कभी विस्फोट होता नहीं है और भविष्य में कोई भी संभावना नहीं होती विस्फोट की। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों का म्यांमार में पूपा ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 19वां, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों का उत्तरदायी बोला गया है। यानी जो ये शियाल के बने जो ये महाद्वीप है, ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी और ये बीच में क्या है हमारा, क्या है बच्चों, ये भूपर पट्टी है। भूपर पट्टी नहीं है, मतलब जैसे ये वाले क्षेत्र है, ठीक है, कैसे समझाऊं, चलो समझाओ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में इस तरीके से क्या थे, ये सारे के महाद्वीप जो थे वो एक साथ स्थिर थे और इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था, पेंजिया। ठीक है, और ये जो महासागर, ये सारा पानी वाला जो भाग था ना बच्चों, इसे कहा जाता था पेंथालासा। पेंथालासा कहा जाता था। ठीक है, तो जो पेंजिया था, पेंजिया तो सारा का सारा एक जगह था, तो आखिर ये सारे के सारे जो पहले डायग्राम हमारे पृथ्वी का ऐसा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि इधर क्या है बच्चों, उत्तरी अमेरिका, इधर क्या है हमारा दक्षिणी अमेरिका, इधर हमारा यूरोप, इस तरफ में क्या है बच्चों, एशिया। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये इतने भाग कैसे बन गए, तो इसके लिए दो बलों को उत्तरदायी माना जाता है। पहले कहा जाता है पोलर फ्लाइंग बल, यानी जो हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी के बच्चों क्या हो रहा था, घूमने के कारण, रोटेट होने के कारण क्या हुए, जो पृथ्वी यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जितने भी महाद्वीप थे वो अपने स्थान से खिसक गए। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो गए, अलग होते रहे। दूसरा आता है ज्वारीय बल। दूसरा क्या कहा जाता है बच्चों, ज्वारीय बल। ये कहा गया, अब ज्वारीय बल में क्या कहा गया बच्चों, कि ज्वारीय बल में ये कहा गया कि ये हमारी पृथ्वी थी, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ, बड़े बड़े ज्वार भाटा आए, जिसके कारण सारे के सारे जो महाद्वीप थे वो अपने स्थान से खिसक गए। पोलर फ्लाइंग बल में क्या कहा जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हुआ, सारे के सारे महाद्वीप खिसक गए। ठीक है, और दूसरा ज्वारीय बलों में क्या है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा क्या है बच्चों, मतलब ज्वार भाटा है, जिसके कारण सारे के सारे महाद्वीप खिसक गए। तो ये दो वो कहा जाता है जिसके कारण महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट है कि वैगनर ने, जो वैगनर थे, अल्फ्रेड वैगनर थे, तो अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में आखिर अंतर क्या है। दो अंतर है, वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। चलो देखते हैं दोनों में अंतर। पहला देखो क्या हुआ था, वैगनर की संकल्पना केवल एक महाद्वीप गतिमान बतलाती है, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों में एक स्थलीय प्लेट का हिस्सा है और ये संपूर्ण प्लेट क्या है, गतिमान है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये मतलब वैगनर ने ये संकल्पना दी, महाद्वीप में क्या गतिमान बताया, जो महाद्वीप है ना ये गतिमान है, ये खिसक रहे अपने स्थान से। लेकिन और ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत कह रहा है कि जो स्थल खंड है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हिस्सा गतिमान है। वैगनर के अनुसार शुरू में ये सभी महाद्वीप क्या थे, एक ही भाग थे, जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। जबकि बाद की खोजों में साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेटों के रूप में क्या है, स्थित है। वो वैज्ञानिक काल में ये क्या थे बच्चों, काफी प्राचीन काल में ये सारे के सारे महाद्वीप गतिमान थे और जो पेंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों में क्या था, बटा हुआ था। ठीक है, और ये प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रही थी। वैगनर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानें जो थी वो नवीनतम थी और मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति के कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे सारे के सारे महाद्वीप क्या हुए, खिसकने लगे थे, ये कहा था। ठीक है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत क्या बोलता है बच्चों, कि प्लेट विवर्तनी के द्वारा महाद्वीपों के शैलों के निर्माण भी समझा जा सकता है। वैगनर का सिद्धांत महासागरों की तली
कि जो चट्टाने हैं वो नवीनतम है। क्या बच्चों? जो नई है, उनके अनुसार क्या था, जो चट्टाने थी वो क्या थी, नई थी। वैगनर ने महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लाइंग बल बताया और ज्वारीय बल बताया। उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है ना, महाद्वीप जो स्थल भाग है, ये गति जो कर रहे हैं उनके दो रीजन है, पोलर फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। इन्होंने ये कहा था वैगनर ने, जबकि दोनों बल महाद्वीपों के सरकने में क्या है बच्चों, असमर्थ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बताता है ये दोनों ही बल क्या है, महाद्वीपों के सरकने में क्या है, मतलब असमर्थ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो महाद्वीप है वो अपने स्थान से खिसक जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक आता है अपसारी और अभिसरण। अब इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों देखो, जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट क्या है, ये है। तो जब दो प्लेटें क्या होती हैं, क्या है बच्चों, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले भाग को कहते हैं अपसारी। ठीक है ना। और जब दो प्लेटें क्या होती है बच्चों, इस प्रकार से, जब से दिख रहा होगा कि जब दो प्लेटें आती हैं, ठीक है, तो जब दो प्लेटें पास पास आती है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अभिसरण। ठीक है, आसानी समझते, आखिर इन दोनों में देखते हैं आखिर अंतर क्या है। देखो बच्चों, पहला बात करते हैं अपसारी सीमा। ठीक है, इसमें बोला है जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, विपरीत जाती हैं, इसमें क्या होता है, नई परपट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि इधर से एक प्लेट कहां जाएगी, इधर जाएगी, और एक प्लेट कहां जाएगी, इधर जाएगी। तो यहां से एक नई प्लेट का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो नया प्लेट, ये वाला जो स्थान बनेगा, इस स्थान को कहा जाता है प्रसारी स्थान। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रसारी स्थान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है बच्चों, मध्य अटलांटिक कटक। आप जाना, गूगल पे जाना और लिखना मध्य अटलांटिक कटक। आपको इस तरीके से जब दो प्लेटें इधर जा रही होंगी और बीच में से ये भाग दिख रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं अभिसरण। मैंने अभी आपको बताया अभिसरण सीमा में क्या होता है, जब दो प्लेट क्या होती हैं, पास आती हैं, और जब एक प्लेट क्या चली जाती है, इसके ऊपर चली जाएगी और ये प्लेट इसके नीचे चली जाएगी। हिमालय इसी का उदाहरण है। तो ये प्लेट ऊपर की चली जाती है और ये क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है। देखो लिख रखा है इसमें, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या होता है, नीचे धंस जाती है। वहां भूपरपट्टी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रविष्टन स्थान कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है कि आखिर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए जाते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि इन महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, महाद्वीपों में अगर समानता देखी जाए तो वो हमें जरूर दिखेगी। जैसे कि यदि हम महाद्वीपों के, अगर आप हम लोग है ना, अगर महाद्वीपों के आकार में देखें तो उनमें काफी अद्भुत समानता दिखाई देगी। जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका है और ब्राजील है, अगर इनको दोनों को मिलाए ना तो बच्चों आसानी से क्या होता है, मिल सकता है। जैसे लिखा है, देखो पहला क्या, यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसके आमने सामने की जो तट रेखा में क्या है, अद्भुत समानता दिखाई देती है। दूसरा क्या है बच्चों, महासागरों के पार चट्टानों की आयु, क्या है, चट्टानों की आयु। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में भी समानता। वर्तमान में जब दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर है, उनकी चट्टानों की जब आयु पता की गई तो बिल्कुल सेम थी। जैसे अगर बात की जाए कि ब्राजील हो गया, ठीक है, यहां दे रखा है कि देखो बच्चों, ब्राजील की तट रेखा और अफ्रीका की तट रेखा, पश्चिमी अफ्रीका की तट रेखा, दोनों के जब वहां की चट्टानों के बारे में पता लगाया गया तो वो चट्टानें 200 करोड़ साल पुरानी थी। यानी इससे ये पता चलता है दोनों ही भाग कभी ना कभी एक साथ जरूर होंगे। एक साथ क्या होंगे बच्चों, जरूर होंगे। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों टीलाइट। ये क्या है, हिमानी निक्षेपण से बना होता है। यानी बर्फ जो होता है ना, बर्फ के इकट्ठा होने से क्या होता है, यानी टीलाइट बनता है। और ऐसे निक्षेप हमें क्या है बच्चों, 6 स्थल खंडों में 6 अलग अलग भागों में पाए गए हैं, जो ये क्या बता रहे हैं कि ये सारे के सारे महाद्वीप एक जगह एकत्र थे। ठीक है, इसमें फिर आता है बच्चों प्लेसर निक्षेप। ये सोना युक्त, अगर आप देखोगे ना, जैसे कि अगर इस तरफ में है अफ्रीका और इस तरफ में है बच्चों ब्राजील, ठीक है, तो यहां भी हमें सोना युक्त शिराएं पाई गई हैं और ब्राजील में भी हमें सोना युक्त शिराएं पाई गई हैं।
ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कभी एक जगह थे, ये क्या करता है, प्लेसर निक्षेप हमें सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्या आता है, जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीव के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान में वहां पाए नहीं जाते, वर्तमान में वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये चीजें वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरीके से जीवाश्मों से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई महाद्वीप यानी किस तरीके से उसमें समानता दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे बच्चों प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि सारे के सारे जो महाद्वीप थे ये एक जगह इकट्ठे थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि बच्चों है प्रश्न कि मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कौन कौन से कारक होते हैं और ये किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि पहले होती है जलवायु, ये मृदा के निर्माण को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे जलवायु में जो मूल शैल या चट्टान या पत्थर होता है उसका अपक्षय क्या करती है, प्रभावित। अपक्षय का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना। तो जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा वाले जो मिट्टी में क्या, जहां अधिक वर्षा होती है मिट्टी में क्या होती है, हुमस की मात्रा ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। लेकिन भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ तत्व क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अधिक वर्षा होगी ठीक है, मिट्टी में हुमस की मात्रा नमी रहेगी, लेकिन और ज्यादा वर्षा हो जाएगी ना तो बच्चों मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। तो जलवायु भी डिपेंड करती है किसी मृदा पर कि वो कितनी उपजाऊ होगी और कितनी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मूल पदार्थ, कि वो किन पदार्थों से, जिस प्रकार की चट्टानें होंगी यानी जिन प्रकार के चट्टानों का अपक्षय या टूटना फूटना होगा तो मिट्टी भी उसी प्रकार की ही बनती है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत की जो मिट्टी है वहां के आधार शैलों के कारण काली है। यानी दक्षिण भारत में काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो कायांतरित शैलें हैं। कौन सी शैलें हैं, कायांतरित, इसीलिए वहां काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, उच्चावच। अब उच्चावच का मतलब क्या है बच्चों, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत काफी पतली होती है जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की जो परत होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है। जैसे हम बात करें गुजरात की बात कर लेते हैं और यूपी की बात कर लेते हैं, बिहार की, तो यहाँ मिट्टी की जो परत होती है काफी मोटी होती है। नेक्स्ट आता है जैविक क्रियाएं, यानी वनस्पति क्या है बच्चों, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक ज्यादा क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। अगर साइड साइड से, जैसे कोई सपोज करो जमीन है ठीक है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के क्या लगा दिए बच्चों, पेड़ लगा दिए गए ठीक है, और वहां जैसे इस प्रकार से पेड़ लगा दिए गए और यहाँ की जमीनों में क्या है बच्चों, अगर मृदा है वो तो कीट वीट है या मतलब जीवों के अवशेष है तो मृदा काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। कहीं कहीं गाँव में गोबर भी यूज किया जाता है ना। समय, लंबी कालावधि में जो बनी मिट्टी होती है यानी जो लंबे समय बाद जो मिट्टी बनती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और मिट्टी केवल एक परत को बनने में काफी लंबा समय लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों भौम जल, यानी भौम जल अपर्दन के कारण बने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण होता है, वो किस प्रकार के होते हैं। या आपसे पूछ सकता है कास्ट में पाई जाने वाली विभिन्न अपरदात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। अब कौन कौन सी स्थलाकृति होती है, जैसे बच्चों पहला होता है घोल रंध्र, ये कीप के आकार की होती है, इस टाइप से होती है कीप के आकार की। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से, जैसे कि ये कीप के आकार की गर्त होते हैं जो ऊपर से क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं और इनकी गहराई क्या होती है बच्चों, 30 मीटर या इससे अधिक होती है। जो इनकी गहराई होती है बच्चों वो 30 मीटर से क्या होती है, अधिक होती है। ये इस प्रकार की स्थलाकृति होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, घोल रंध्र। एक होता है विलय रंध्र। अब विलय रंध्र का मतलब क्या होता है, ये कुछ गहराई पर घोल रंध्र के निचले वाले भाग से जुड़े होते हैं और चूना पत्थर, जैसे कि ये वाला भाग है ठीक है, जैसे कि बच्चों ये इस तरीके का भाग होता है और यहां से जो चूना है ना वो टपकता रहता है। चूना क्या होता है बच्चों, पानी के कारण टपकता रहता है। ठीक है, चूना पत्थर के चट्टानों के तल घुल जाता है और इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है लैपीज। अब लैपीज क्या होता है, चूना युक्त चट्टाने अधिक भागों में क्या होता है, गर्तों और खाइयों में बदल जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित, जैसे कि इस टाइप से है ना बच्चों। तो कई बार क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि वर्षा के ज्यादा होने के कारण जो वहां चूना युक्त चट्टाने होती है ना वो इस टाइप से क्या होती है, नुकीली टाइप से
हो जाती हैं। दिख रहा है आप लोगों को, इस टाइप से नुकीली, और इन्हीं इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लैपीज। नेक्स्ट है डोलामाइन। जब विलय रंध्र घुलन से बड़े हो जाते हैं तो डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलाइन। एक होता है युवाला और संकुंड। भूमिगत जल की घुलन प्रक्रिया होती है बच्चों। इस अपर्दन के कारण क्या होता है, अनेक डोलाइन के बीच दीवारों या दीवारें गिर जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपस में मिल जाती, इस प्रकार के विशाल गर्तों का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा ना वैज्ञानिक चैप्टर है, मतलब थोड़ा सा ना साइंस आ जाती है इसके अंदर ना, और थोड़ी सी टफ, थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा इस चीज के बारे में, इसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ज्यादा नहीं याद करना। इसके अंदर एक चीज और याद करना, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। जैसे कि अब इसका मतलब समझ लो, स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट का मतलब क्या है। जैसे कि ये कोई जमीन है, ठीक है ना, तो जमीन में क्या होता है, यहां वर्षा हो रही है, ठीक है। अब जो ये पानी जो है, ये नीचे की ओर क्या होगा, टपकेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, ये पानी इस तरीके से टपकेगा, पानी तो नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन जो इसके साथ जो चूना है ना, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, लटक जाता है। और इसी प्रकार से चूना युक्त चट्टानें जो नीचे की ओर भी आती हैं, कहां होती है बच्चों, नीचे की ओर। तो यहां से जो भाप बन के जल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चूना जो है ना बच्चों, यही इकट्ठा हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या बन जाता है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। और कभी कभी ये इतने ज्यादा बड़े बन जाते हैं कि एक स्तंभ ले लेते हैं, इसे कहते हैं स्तंभ। तो ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का क्या है बच्चों, चित्र है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन मैंने कहा याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में अनेक गैसें मिलकर क्या बनाती है, यानी वायु, हम आपको पता है हमारे वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन की अधिकता ज्यादा है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन गैस। जैसे देखो बच्चों, वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना। वायुमंडल में मनुष्य और जो जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें, जैसे कि कौन सी है, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है, और पेड़ पौधों के लिए क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, पार्थिव विकिरण से कुछ भाग सोख लेती है और ग्रीन हाउस गैसों को क्या करती है, उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैसों को काफी प्रभावी बनाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओजोन गैस भी होती है। अब ओजोन गैस जो है वो क्या करती है बच्चों, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ये क्या करती है, बेसिकली फिल्टर का काम करती है। यानी जो सूर्य होता है ना, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, उन्हें क्या करता है, ये रोक देता है। अगर ये ना रहे तो मनुष्य को चर्म रोग हो जाए। इसका सबसे पहला छिद्र जो देखा गया था वो अंटार्कटिका में देखा गया था। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं बच्चों। लास्ट हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की संरचना इसमें बतानी है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसके आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तापमान और वायु के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो इस हिसाब से क्या है बच्चों, जैसे मैंने रफली यहां बना दिया, ये हमारा वायुमंडल है। सबसे पहले सबसे निचला परत आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, और फिर आता है बच्चों बहिमंडल। इस प्रकार से 5 परतों में क्या है बच्चों, बटा हुआ है हमारा वायुमंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के अगर बारे में बात की जाए तो ये सबसे निचली परत होती है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है बच्चों, जमीन से 13 किलोमीटर होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो जमीन से 13 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी, 8 किलोमीटर है। और जितने भी आपको मौसम, बादल का बनना, वर्षा का होना, ठीक है, ये सारा का सारा जो क्रिया होती है क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। ठीक है, चलो एक तो ये तो हो गया। दूसरी परत की बात करते हैं। दूसरा आता है बच्चों समताप मंडल। कौन सा आता है, समताप मंडल। ये परत की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है। इसी में क्या होता है, देखो बच्चों 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान में कोई भी बदलाव नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल, सम मतलब क्या होता है, इक्वल टेम्परेचर रहता है, तो समताप रहता है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर पे अगर जाओगे तो तापमान क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और समताप मंडल में ही क्या होता है, कौन सा, ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को आकर रोकती है।
तीसरा आता है मध्यम मंडल, यानी इस परत का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई के साथ इसमें क्या होता है बच्चों, तापमान गिरता है, जिसके कारण यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तापमान। और एक होता है आयन मंडल। अब आयन मंडल हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस परत में क्या है, इस परत का विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है और इसी में क्या होती हैं, जो गैस के कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना बच्चों, इसी में होते हैं। जैसे यहां से हमारी पृथ्वी से जो रेडियो एक्टिव तरंगे जब यहां भेजी जाती हैं तो यहां से परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। अगर ये ना रहे तो हमारे फोन मोबाइल जो होते हैं ना बच्चों, इसके बिना काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट परत होती है हमारी ये, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा बाह्य मंडल, ठीक है। ये इसे आयन मंडल के ऊपर जो है सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। और इस परत में वायु बहुत ही कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, ठीक है। फिर मनुष्य क्या होता है, ढूंढने लग जाता है, मतलब हवा होती ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आप ग्रेविटी भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता, तो घूमते रहोगे, ठीक है। तो इस टाइप से था बच्चों ये 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, समझो, हर चीज मैंने डीप समझाने की कोशिश करी है। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।